सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुल अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। और थोड़ा विषय अच्छा था ग्रहण का, अब हम प्रारंभ करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य भी हमारा सम्यक नहीं था तो उस कारण से हम वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। पर अब ग्रहण के संबंध में बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे निजी रूप से, और भी कई परीक्षाओं की दृष्टि से भी कई लोगों ने मैसेज किया। बहुत सारे लोग जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो ज्योतिष की वीडियो नहीं आ पा रही हैं, तो उन लोगों ने भी मैसेज किया। तो आज हम चंद्र ग्रहण, विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। चंद्र ग्रहण आप सभी लोग जानते ही हैं, कल मतलब आज हमारी 6 तारीख है तो कल 7 तारीख को चंद्र ग्रहण होने वाला है। और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है और हम जो स्थिति बताएंगे, जो समय बताएंगे, जो प्रभाव बताएंगे, वह भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र के ऊपर ही दृष्टिगत होंगे, उसके ऊपर ही प्रभावी होंगे, है ना। जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पर समय में भिन्नता हो सकती है। वहाँ के जो समय है उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। कहीं जल्दी देखने को, जैसे अगर कोई पूर्वोत्तर भारत का है, पूर्व भारत का है तो उसको जल्दी दिखेगा। और जो पश्चिम भारत के हैं, हम यद्यपि मध्य भारत के हैं तो आप इसको पूर्व भारत का भी मान सकते हैं, क्योंकि मध्य भारत में तो एकदम स्पष्ट दिखेगा, पूर्व और पश्चिम में अधिक अंतर नहीं आएगा। पश्चिम भारत में थोड़ा बाद में देखने को मिल सकता है। ठीक ऐसा हमारा मानना है कि चंद्र पूर्व से उदय होता है, इसलिए पूर्व के अनुसार हमने कहा। ठीक, अब यह ईस्वी शताब्दियाँ बताई जाएँ तो 2025 में पढ़ने वाला है, विक्रम संवत 2072 है। ठीक, और यह पंचांग का नाम है क्षम्यताम, भोजराज पंचांग। ठीक, सितंबर मास की 7 दिनांक यानी 7/9/2025 को रविवार के दिन रात्रौ 21:57 अर्थात 9:57 बादनतः 25:27 यानी लगभग 1:27 पर्यंत रात्रि के समय बताया है। पूर्ण चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारते दृश्यमस्ति, संपूर्ण भारत में वह दिखेगा। इस जो ग्रहण काल है इसका स्पर्शादि विवरण नीचे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो इसका स्पर्श काल है 21:57 अर्थात 9:57। तो इस समय से ग्रहण जो है वह लगभग देखने को मिल जाएगा, यानी इस समय से प्रारंभ मानते हैं, है ना। इस समय से प्रारंभ हो रहा है। ठीक, फिर इसका सम्मिलन काल, यानी जब आपको लगने लगेगा कि अब ग्रहण लग रहा है ना, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह मंद हो जाएगा, मंद पड़ने लगेगा, तो वह समय होगा 11, ठीक 11 बजे, यानी लगभग 1-1.5 घंटे के बाद आपको 1 घंटा मान लीजिए ना, 10 बजे के करीब लग रहा है, तो 1 घंटे के बाद चंद्रमा का जो प्रकाश है वह मंद होने लगेगा, उस पर काली छाया दिखने लगेगी। यह सम्मिलन काल जिसको हम कहते हैं, यानी चंद्रमा आधा दिखने लगता है और आधा उसके ऊपर कालीमा छा जाती है ना। राहु उसको आधा ग्रस लेता है। फिर मध्यकाल पर आएँ तो मध्यकाल का समय है 23:41। 23 मतलब 11:41 आप जानते ही हैं, तो 11:41 पर मध्यकाल है, यानी उस समय तक चंद्रमा जो है वह पूर्ण रूप से राहु से ग्रस लिया जाएगा, पूर्ण रूप से राहु उसको ग्रस लेगा, अपना ग्रास बना लेगा। फिर है उन्मीलन काल, यानी जब चंद्रमा का प्रकाश थोड़ा थोड़ा पृथ्वी पर लोगों को देखने को आ जाएगा ना, पृथ्वीवासी लोग देख पाएंगे। उन्मीलन काल, जब राहु उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ेगा तो वह उन्मीलन काल प्रारंभ होगा 24-23 से, यानी लगभग 12:23 से। यह भोपाल की स्थिति बता रहे हैं, और जो भी भोपाल से इतर वाले लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा आगे पीछे समय हो सकता है। देखिए 10-15 मिनट की हेरा फेरी तो चलती है ना, क्योंकि यह क्षेत्र के ऊपर पंचांग बनाए जाते हैं, तो जिस क्षेत्र के हैं उसी क्षेत्र पर विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्रों पर यह गलत देंगे, थोड़ा 10-15 मिनट का अंतर होगा, अधिक से अधिक,
है ना। न्यूनतम तो 2, 3, 5 मिनट तक ही होगा, अधिकतम 10 से 15 मिनट ही हो सकता है। तो उन्मीलन काल जब राहु हटने लगेगा, चंद्रमा वापस अपने पूर्ण रूप में आने लगेंगे, तो वह 24-23 यानी लगभग 12:30 मान लीजिए, मूल रूप से 12-23 से होने लगेंगे यह। फिर मोक्ष काल जब चंद्रमा पूर्ण रूप से राहु से दूर हो जाएंगे और राहु उनको त्याग देगा, छोड़ देगा, है ना। वह मोक्ष काल जिसको हम कहते हैं, जब पूर्ण रूप से ग्रहण समाप्त हो जाता है ना, जब ग्रहण का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, उस ग्रहण के अस्तित्व को जब समाप्ति होती है उस काल को कहेंगे मोक्ष काल। और वह मोक्ष काल होगा 25-27 यानी लगभग 1:27 मिनट, 1:30 बजे के करीब। ग्रहण को बड़ा ही अच्छा माना जाता है, जो साधक लोग हैं वो साधना कर सकते हैं इस मध्य में। इस ग्रहण की अवधि में अगर कोई साधना करते हैं तो उसका लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्र हमें आदेश करते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई इच्छुक हैं किसी साधना के, बहुत सारे लोग वर्षों तक इंतज़ार करते हैं कि कोई सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो तो हम अपनी साधनाओं को और बलिष्ठ और अच्छा करें, उनको ना मजबूत करें। तो अब वह समय आ चुका है जब चंद्र ग्रहण का आप सदुपयोग कर सकते हैं। यद्यपि इसके कई जो हैं बुरे प्रभाव भी हैं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, है ना, और भी अन्य राशियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ेंगे, तो वह सब हम बताएंगे। पर मूलतः जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन पर विशेष इसका प्रभाव रहता है, तो उनको घर से बाहर नहीं निकलना है, या ऐसे भी नहीं निकलना है जहां पर चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है उस स्थान में भी नहीं रहना है। गर्भवती स्त्रियों को अपने जो खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद रखें, चंद्रमा की किरणें आपके घर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। और भी जो अन्य दलहन हैं उन पर कुशा आप छोड़ सकते हैं, उन पर भी कोई विशिष्ट चंद्रमा की जो है किरण वह न पहुँचे, ग्रहण वाली किरण ना पहुँचे, और वह सुरक्षित रहे आपका धन धान्य, ठीक उसको भी सुरक्षित रखते हैं। भगवान इत्यादियों का भी बाद में स्नान कराया जाता है मोक्ष काल के बाद, है ना। और इस ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले, 7 घंटे पहले कुछ भी प्रकार का आपको अन्नादि का ग्रहण नहीं करना है। केवल बालक, वृद्ध और जो बीमार लोग हैं अथवा गर्भवती कोई महिला हैं तो उनके लिए खाने की आज्ञा है, वह लोग कुछ खा सकते हैं, वह भी सात्विक आहार ही खा सकते हैं, फल वगैरह, दूध वगैरह। उसके अलावा कुछ भी अन्य चीज़ें आप नहीं खा सकते। जो लोग स्वस्थ हैं, है ना, जवान हैं, वो लोग तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इस समय जो अनाज है वह भी संक्रमित हो जाता है। ठीक इत्थम पूर्ण चंद्रग्रहणस्य स्थिति कालः 3 घंटा 30 मिनट इति वर्तते। इसका जो पूर्ण काल है यानी कितने घंटे तक चंद्रग्रहण रहेगा, तो उसकी बताया 3 घंटा 30 मिनट, 3.5 घंटा तक यह चंद्रग्रहण चलेगा। साधकों के लिए बहुत अच्छा समय है, 3.5 घंटा बहुत लंबा समय होता है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तत्र विमर्द कालः 1 घंटा 23 मिनट इति। जितने समय तक चंद्रमा पूर्ण रूप से काला दिखेगा वह समय है लगभग 1 घंटा 23 मिनट, है ना। और इसका सूतक काल बता रहे हैं कि रविवार के दिन, है ना, आज तो शनिवार है, कल रविवार से प्रारंभ होगा और दोपहर से हो जाएगा 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आपको 12:57 से पूर्व ही, यद्यपि मैं कहूँ तो 12 ही मान लीजिए, 12:30 मान लीजिए, 12:30 से पहले ही जो आपको खाना पीना है वो सब कर लीजिएगा। उसके बाद आप कुछ भी प्रकार का खाना पीना ना करें। शाम को भी जो आप रात्रि में अथवा शाम को भोजन करते हैं वह भी ना करें, और फिर आपको अगले दिन ही भोजन करना है, वो भी स्नान के बाद, पूजन पाठ इत्यादि करने से निवृत्त होने के बाद आपको करना है। ठीक ग्रहण समय स्नान जाप होमादिका नाम अत्यधिकम महत्वम शास्त्रेषु वर्णितम अस्ति, है ना। ग्रहण के समय स्नान जप होम इत्यादि का बहुत महत्व है। इस समय अगर आप जो भी कार्य करेंगे, सत्कार्य करेंगे, उस सत्कार्य के आपको लाखों करोड़ों गुना फल मिलेंगे। बहुफलम जपदान हुतादिके स्मृति पुराण विदम प्रवदन्ति ही सदुपयोगी जने सचमत्कृति ग्रहणमिंदिनयो कथयाम्यतः, है ना। यह सिद्धांत शिरोमणि का श्लोक है। वहाँ कह रहे हैं कि बहुत फलम, इसका बहुत फल है, किसका? जपदान हुतादिके, जप दान हुतादिके मतलब हवन इत्यादि में, स्मृति पुराण विदम प्रवदन्ति, स्मृति पुराण विद ऐसा कहते हैं। इसलिए आप इस समय कुछ भी अच्छा कार्य करेंगे आपको लाभ होगा।
चंद्रग्रहणमिदं भाद्रपद पूर्णिमायाम, यह भाद्रपद पूर्णिमा के पूर्व भाद्रपद ऋक्ष में, मतलब पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है उसमें होने वाला है, उसके प्रथम चरण में यह होने वाला है। और उस समय जो राशि होगी वो कुंभ राशि होगी, है ना। पूर्व भाद्रपद में कुंभ राशि ही होनी चाहिए। तो कुंभ राशि, उस समय कुंभ राशि पर यह ग्रहण का प्रभाव रहेगा। और भाद्रपद पूर्णिमायाम चंद्र ग्रहण फलम जो है वह वाराही संहिता के अनुसार कहा गया कि कलिंग वंगान मगधान सुराष्ट्रान म्लेच्छान सुवीरान दरदाश्मकाश्च स्त्रीणाम च गर्भान असुरो निहंति सुभिक्षकृत भाद्रपदे अभ्युपेतः। जो कलिंग देश के निवासी हैं, बंग देश के निवासी हैं, सौराष्ट्र मगध म्लेच्छ देशों के निवासी हैं, सौवीर देश है एक, दरदाश्म अश्मक देश के निवासी हैं, इन सभी देश के और स्त्रियों पर, इन सब को स्त्रीणांच गर्भान मतलब स्त्रियों के जो गर्भ हैं उन पर असुर विशेष प्रकार का प्रभाव डालते हैं। असुर से तात्पर्य वही आप राहु को लीजिएगा, है ना। तो निहंती से तात्पर्य सीधा हन धातु से हत्या का अर्थ न लेकर यहाँ केवल कुछ विशिष्ट प्रभाव समझिए, नकारात्मक प्रभाव समझिए कि आपके इन देशों पर और स्त्रियों पर नकारात्मक प्रभाव रहेगा, ठीक। और राशि वाइज जो प्रभाव रहेगा वो हम बाद में बता ही देंगे आपको। और वराह मिहिरेण अनेन प्रकरण उक्तम कुंभ राशि स्थित चंद्रग्रहणस्य, कुंभ राशि में स्थित चंद्रग्रहण का क्या फल है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कुंभेन्तर गिरिजान सपश्चिम जनान भारोद्वाहांस तस्करान आभीरान दारदार्य सिंहपुरकान हन्यात तथा बर्बरान। जो बर्बर देश निवासी हैं, है ना, कुंभ के अंतर्गत यदि कोई ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो उसका गिरिजान मतलब जो गिरिज क्षेत्र में निवासी हैं, है ना, पहाड़ों के आसपास रहने वाले हैं, सपश्चिम जनान पश्चिम देश के निवासी जो हैं, है ना, भारत के ही पश्चिम की ओर निवास करने वाले, भारोद्वाहांस भारों को उठाकर ग्रहण बाहर वाहक जो लोग हैं वे लोग, तस्कर, है ना, इधर उधर जो कहते हैं हम तस्कर लोग, है ना, काला बाजारी करने वाले, उनके ऊपर आभीर दारदान स्त्रियों के ऊपर, और आर्य सिंहपुरगान जो आर्य सिंहपुर के हैं, इन सब के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का, यदि कुंभ राशि में ग्रहण लगे तो। यह राहु 4 अध्याय में उन्होंने कहा, ठीक। कुंभ राशौ ग्रहणत्वात् मेषादि राशिमतां जातकानां कृते चंद्रग्रहणस्य शुभाशुभ फलम अनेन प्रकरणेन अस्ति। इस प्रकरण द्वारा आपको स्पष्ट किया जाएगा कि जो राहु ग्रहण करने वाला है चंद्रमा का, तो उससे अन्य राशियों पर क्या प्रभाव होगा, ठीक। कुछ राशियों पर अच्छा प्रभाव होगा, कुछ पर बुरा प्रभाव भी हो सकता है, कुछ राशियों पर सम प्रभाव भी हो सकता है। तो जान लेते हैं। मेष राशि वालों को धन लाभ होगा और कार्य सिद्धि प्राप्त होगी। जो मेष राशि के जातक हैं उन लोगों के लिए हो सकता है धन लाभ हो, अथवा आप लोगों के लिए धन लाभ हो चुका हो, और कार्य सिद्धि, कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ है तो वह हो सकता है, उसके पूर्ण होने की अब संभावना है। वृष राशि वालों के लिए धन हानि हो सकती है, शारीरिक और पारिवारिक कष्ट प्राप्त हो सकता है ना, धन हानि की संभावना है अथवा धन हानि हो गई हो। फिर मिथुन राशि वाले, सब मिथुन राशि वालों के लिए रोग, यशो हानि, संतति कष्टम और व्ययाधिक्यश्च, यानी आप लोगों के लिए रोग हो सकते हैं, यश की हानि, अपमान इत्यादि झेलना पड़ सकता है, संतति कष्ट, आपकी जो पुत्रियां हैं उन पर कष्ट हो सकता है, यदि उनके द्वारा भी कष्ट हो सकता है, और व्ययाधिक्य मतलब खर्चा की बाहुल्यता रहेगी, खर्च आपका अधिक हो सकता है, चिंता कष्ट हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए चिंता हो सकती है, किसी विशेष प्रकार की कष्ट हो सकता है, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, है ना, सामाजिक, किसी भी प्रकार का। सिंह राशि वालों के लिए स्त्री कष्टम पति कष्टम अपमानश्च, है ना, उनके लिए अपमान वाला कष्ट हो सकता है, स्त्री के द्वारा कष्ट प्राप्त हो सकता है, पति के द्वारा कष्ट प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि वाले जो जातक जातिका हैं उनके लिए। कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए संघर्षोपरांत कार्य सिद्धि गुप्त रोग आदि भयंचा, है ना, संघर्ष के बाद आपकी कार्य सिद्धि होगी, आपको आराम से कार्य सिद्धि नहीं होगी, थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी कार्य सिद्धि होगी। और कुछ गुप्त रोग जो हैं, है ना, आपके शरीर के अंदर कोई गुप्त रोग हो सकता है,
और भय भी हो सकता है ना, आपको जानकारी नहीं रहेगी कि आपके अंदर एक विशिष्ट रोग उत्पन्न हो गया है और वह रोग आपको अंदर ही अंदर आप कमज़ोर कर देगा। तो इसलिए कोई भी आपको अगर शारीरिक रूप से कोई भी व्याधि दिखती है तो आपको तुरंत उसका इलाज करवाना चाहिए। फिर तुला राशि वालों के लिए, हमारी राशि है तुला, तो इनको वाद विवाद संतति कष्टम चिंता अव्ययो भयंचा। ठीक, तो इनको वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना, संतति द्वारा कष्ट प्राप्त हो सकता है, संतति भी इनकी कष्टमय हो सकती है। चिंता अपव्यय भयंच, चिंता हो सकती है किसी भी प्रकार की। अपव्यय वही होता है व्यर्थ का खर्च, किसी कारणवश आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है अथवा हो गया हो। भयंच, और भय भी रहेगा अज्ञात वस्तु से ज्ञात वस्तु से। फिर वृश्चिक राशि वालों के लिए कष्ट है, अपमान है, संघर्षोपरांत कार्य सिद्धि, है ना, उनको भी कष्ट, अपमान, संघर्षोपरांत कार्य सिद्धि, संघर्ष के बाद कार्य सिद्धि होगी, कष्ट होगा, अपमान भी मिल सकता है। धनु राशि वालों के लिए कार्य सिद्धि और धन प्राप्ति दोनों होंगे, है ना, इनका कार्य सिद्धि हो जाएगा और धन प्राप्ति भी होगी, इनके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए धन हानि हो सकती है और पारिवारिक कलह की स्थिति बन सकती है मकर राशि वालों के लिए। ठीक है, फिर कुंभ राशि वाले जिन पर ग्रहण का विशिष्ट प्रभाव रहेगा, है ना, इनकी राशि पर ही ग्रहण लग रहा है, इनको चोर से भय रहेगा और कष्टंच, है ना, चोरी हो सकती है अथवा भय भी रह सकता है ना, और कष्ट रह सकता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक, है ना, जो भी हो। फिर मीन राशि वालों के लिए धनस्य अपव्यय वाणिज्य हानिश्च, है ना, धन का अपव्यय, व्यर्थ का खर्च हो सकता है आपका, और वाणिज्य हानि, व्यापार में हानि हो सकती है। अगर कोई व्यापार से संबंधी है मीन राशि वाले तो इनको व्यापार में सावधानी रखनी चाहिए, व्यापार में हानि हो सकती है अथवा हो चुकी होगी, क्योंकि ग्रहण अब प्रभाव दिखाएंगे अपना, तो अब यह ग्रहण से पहले भी हो सकता है, ग्रहण के बाद भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ग्रहण के बाद ही आपके ऊपर प्रभाव हो, पहले भी हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए तैयार हो जाइए जिन जिन राशियों को हमने बताया है। तो यह चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है। जिन राशियों के लिए बुरा बताया है वो लोग अभी से तैयार हो जाएं, जिन राशियों के लिए अच्छा बताया है वो लोग ज़्यादा प्रसन्न ना हो। दान करिए, जप यज्ञ होम अगन हवन इत्यादि करिए तो आपको विशिष्ट लाभ भी मिलेगा। जिन लोगों के लिए बुरा फल बताया है और जिन लोगों के लिए अच्छा फल बताया है वे लोग भी यज्ञ हवन इत्यादि करें, करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा इत्यादि दें, है ना, सद्ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा दें। और एक विशिष्ट बात आपको बतानी है कि उस दिन पूर्णिमा है और पुरखा की स्थापना भी, जो स्थापना करते हैं पितर लोगों के लिए, तर्पण उस दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो वह कार्य भी आप लोग 12 बजे से पूर्व अथवा 12:30 से पूर्व ही कर लें। ब्राह्मणों के लिए दान यज्ञ हवन यज्ञ जो भी आपको करना है, दान दक्षिणा जो भी देना है, वो सब उसी सूतक काल से पूर्व कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सूतक काल के बाद वह यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना है। उस समय पर हरिनाम संकीर्तन, जो भी कोई धार्मिक पुस्तक है उसका भी आप स्पर्श नहीं कर सकते, माला इत्यादि का भी स्पर्श नहीं कर सकते। केवल मानसिक रूप से ही अथवा वाचिक रूप से ही हरिनाम संकीर्तन परिवार के साथ में अथवा अलग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी के लिए जय श्री राम, मंगलमस्तु।